माता की जय, भारत माता की जय, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। जब बाजार जाएंगे उसी तर्ज में बोलना, जब बाजार जाएंगे मैं कहूँगा चीन का माल, आपने बोला ना भाई ना, मतलब बहनें भी बैठी है तो ना बहना ना नहीं बोलना, उन्होंने ना भाई ना, तो चीन का माल साथ में हाथ भी हिलाना। जिन्होंने आधा घर में रखना है और आधा नहीं लेना है तो वो हाथ ना हिलाएं, जिन्होंने पूरा करना है तो वो चीन का माल, चीन का माल। मैं बोलूँगा ना भाई ना, तो आपने बोलना चीन का माल, ना भाई ना, चीन का माल। यानी जब मैं कह रहा था चीन का माल तो इधर उधर कह रहे थे ना भाई ना, अपने को नहीं कह रहे थे। तो हमने खुद भी करना है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि एक स्वदेशी व्यक्ति मंत्री भी बन जाए, तो वो ज़मीन से जुड़ा कैसा हो सकता है। तो महेश्वरी जी ने बताया कि हमारे प्रद्युम्न सिंह जी जैसा होना चाहिए, और इनके आने से ही, इनकी वेशभूषा से भी, इनकी सरलता से भी हम समझेंगे कि ये मंत्रिमंडल के अंदर स्वदेशी के हमारे प्रवक्ता हैं और आगे से उस काम को बढ़ाते हैं। प्रशांत किशोर जी नहीं हैं, प्रशांत शर्मा जी हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से कम दिमाग वाले नहीं हैं, ज़्यादा ही हैं। और अच्छे वकील होना एक अलग बात है, लेकिन अच्छे इंसान होना ये मुश्किल बात होती है, ये दोनों हैं। और मैं समझता हूँ कि जज को भी समझ में आ जाता होगा कि ये नहीं बोल रहे हैं, जब ये बोलते हैं तो महात्मा गांधी बोलता है। ऐसा अपने जीवन में स्वदेशी अपनाएंगे। और आदरणीय चंदेल जी को मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूँ, राघवेंद्र प्रताप चंदेल जी, बाल बच्चेदार हैं, परिवार है, हम लोग संगठक हैं, हम लोग प्रचारक हैं। हम तो घर छोड़ा हुआ है, पर गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में थे, रे मन ऐसो कर सन्यासा। बोले सन्यास कैसा करना चाहिए, वन ते सदन समय कर जाने, यानी घर से लेके जंगल तक समान दिखना चाहिए, मन में रहे उदासा। तो श्री राघवेंद्र चंदेल जी के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं, गृहस्थी में रहते हुए भी और एक संन्यास ऐसा जीवन जीना। परंतु हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा भरने वाले मोटिवेटर जो हमारे बीच में एक व्यक्ति चलते फिरते हर जगह हैं, वो हमारे महेश्वरी जी हैं। मैं इनको ढूंढना हो तो किससे पूछने की पड़ता नहीं है। जहाँ 25-30 लोग खड़े हों, भोजन का समय हो या चाय का समय हो, तो समझो कि महेश्वरी जी वहाँ बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग मधुमक्खी की तरह इनके शहद के पास आ जाते हैं। देखिए परिसर है, ये दीवारें जो हैं, हमने सुना था टीवी के अंदर की दीवारें बोलती हैं। पहले तो बोलते दीवारों के कान होते हैं, अब टीवी वाले बताते दीवारें बोलती हैं, लेकिन दीवारें देखती भी हैं और हम दीवारों को देखते हैं। ये इनकी कल्पना है। ये एशिया का सबसे बड़ी पेंटिंग के बीच में आप बैठे हैं। देखिए उधर गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर ये लिखा भी हुआ है, आप देखते भी होंगे। और इनका सारा परिसर वैसे ही है। इन्होंने अपने बच्चे को, अपने परिवार को स्वदेशी युक्त बनाया है। अब वो क्या होता है कि जो मंच पे बैठे होते हैं उनके बारे में हम बोलते हैं, लेकिन जो मंच के नीचे होते हैं वो कई बार क्षमा करना और भी सम्मानित होते हैं। तो हमारे भसीन द्वय, डॉक्टर भसीन द्वय एक बार खड़े होकर के सबके अभिवादन भी स्वीकार करेंगे। और इनका जिस प्रकार से हमकी आँख की नज़र नहीं बढ़ाते हैं, हमारा नज़रिया भी ये बदलते हैं।
ये दृष्टि का दोष दूर नहीं करते हैं, हमारा दृष्टिकोण भी बदलते हैं। और आगे स्वदेशी में जिस प्रकार से ये जुड़ेंगे तो ये काम आगे और बढ़ेगा। और इसी प्रकार से प्रमुख लोग और भी हैं, मैं सबके बारे में न कहता हुआ आज का जो विषय है मैं उसके बारे में कुछ देर बोलूँगा। देखिए, हम में से कोई ऐसा चाहता है कि मेरा विनाश हो? ऐसा कोई चाहता है क्या? सब क्या चाहते हैं? मेरा विकास हो। ऐसे ही है ना? कोई चाहेगा कि मेरा विनाश हो? नहीं चाहेगा। हाँ, अगर किसी के दिमाग में आता है कि मेरा विनाश हो जाए तो इसलिए चाहता है कि उससे मेरा और विकास होगा। जो लोग अपने को बचा के रखते हैं वो अपना विनाश कर लेते हैं, और जो अपने को गला देते हैं वो अपना विकास कर लेते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बीज है और एक मैंने पूछा किसी एग्रीकल्चर वाले से कि खेती के लिए अच्छा उपजाना हो तो क्या करना चाहिए? बोले खाद बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बीज बहुत अच्छा होना चाहिए, मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, यानी कार्सिनोजेनक ख़राब पानी जिसके अंदर कई प्रकार के केमिकल वो नहीं होना चाहिए। मैंने 4 चीज़ें इकट्ठी कर ली। पानी भी शुद्ध ले लिया, गंगा का जल मंगवा के लाया। बीज, सबसे बढ़िया बीज मैंने अपने पास 15-20 रखे। मिट्टी, मैं गंगा के किनारे की मिट्टी लेकर के आया। और खाद, सबसे बढ़िया जो अपने पालेकर जी की खेती है वो मैं लेकर के आया। मैंने चारों चीज़ों को इकट्ठा रख दिया। अब ये चारों चीज़ डर रहे थे। बीज डर रहा था कि अगर मैं पानी में घुस गया तो मैं क्या जाऊंगा, मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी। आजकल कई बार महिलाएं हैं ना, तो वो कहती शेप बिगड़ जाएगी, फिगर बिगड़ जाएगी। तो बीज भी डरता रहा। पानी को लगाकर मिट्टी में घुसूंगा तो गंदा हो जाऊंगा, तो पानी भी बच के रहा, अलग शीशी में बैठा रहा। और खाद को लगा के इसके बीज भी मिल गया तो मेरा पता नहीं लगा, खाद भी अलग रही, चारों अलग अलग रहे। अरे बीज को मैंने कहा मिल जाओ उसके अंदर। अरे ना भाई साहब, अपनी शक्ल ही बिगड़ जाएगी, अपनी शेप ही बिगड़ जाएगी। अब चारों अलग अलग रहेंगे तो 5 साल के बाद भी क्या होंगे? मिट्टी मिट्टी रहेगी, पानी पानी हो सकता है, खाद खाद रहेगी, बीज बीज रहेंगे। किसी ने समझाया डरो मत, ये तुम्हारा विनाश नहीं है, ये तुम्हारा विकास है। तो चारों मिल गए, खाद भी, पानी भी, बीज भी, और क्या चौथी क्या रह गया? मिट्टी भी। और 6 महीने बाद देखा तो उस साल के बाद, 2 साल के बाद, एक बीज से कितने बीज बन गए? कितने बन सकते हैं बताइए? एक बीज से कितने बीज बन सकते हैं? अरे हम पूरे भर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जब बीज लगाने वाला बीज लगाता है तो वो क्या घूमता है, मालिक घूमता रहता है कि सबसे बढ़िया बीज कौन सा है, उसके ऊपर धागा बांध देता है कि अगली बार के बीज के रखेंगे तो अपने बीज से भी बढ़िया बीज पैदा हो सकते हैं उसी में से। और जो पानी शर्मा रहा था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, तो जो है वर्षा कहाँ होती है? जहाँ वृक्ष होते हैं। तो उस पौधों के ऊपर वर्षा भी होने लगी। और यही जो पौधा गिरा नीचे तो इसकी प्राकृतिक खाद बन गई। तो पहले ये इतनी सी मुट्ठी भर खाद थी, अब कितनी बन गई? अब बोरा भर लीजिए। तो साथियों, कई बार हमको लगता है कि ये हमारा विनाश है, परंतु क्या हो जाता है? वो हमारा विकास। और कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारा विकास हो रहा है, हो क्या जाता है हमारा? अब बताइए, आज पहले लड़कों को सेहत बनानी होती थी तो कहाँ जाते थे? हाँ जी, अखाड़े में जाते थे। आप में से कौन कौन अखाड़े में कुश्ती किया है, थोड़ी देर किया है? नहीं तो पहलवान के कपड़े ही उठाए हैं। ऐसा काम तो सच गया किया होगा कि नहीं? देखिए बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया है। अच्छा, सेहत बनाने के लिए और क्या करते थे?
हाथ खड़ा करना है, बोलिए। कबड्डी खेलते थे, और क्या करते थे? दौड़ लगाते थे, और क्या करते थे? दंड फेलते थे, और क्या करते थे? उछलते थे, कूदते थे, एक डंडा लगा लेते थे उसके ऊपर। आजकल लड़के क्या करते हैं? कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं। जब वो अखाड़े में जाते थे या दंड फेल रहे होते थे, किसी को पैसा देना पड़ता था क्या? 1 घंटा लगाए, 2 घंटे लगाए, 5 घंटे लगाए, गरीब का बच्चा लगाए, अमीर का बच्चा लगाए, किसी को पैसा देना पड़ता था? नहीं देना। अब क्या देना पड़ता है? 1 घंटा लगाएगा तो उसकी अलग फीस है, 2 घंटे लगाएगा तो अलग फीस है। अरे उस्ताद के पास जाते थे, उस्ताद जी पैरों को छूते थे, हमको सिखाओ, वो सिखा देता था। अब आप ट्रेनर के पास जाओ और ट्रेनर को पैर छू लो, हमको दुनिया का बॉडी बिल्डर बना देगा, तो वो क्या कहेगा? बनाएगा क्या? क्या बोलेगा? पहले पैसे जमा करा के आओ, पहले फीस जमा करा रहे हो। अब वो गया था विकास करने के लिए, अभी तक कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं। गड़बड़ कहाँ से होती है? वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर, और एकदम अकड़ अकड़ के चलता है। सब लड़के उसके मसल देख करके, अच्छा तेल मला होता है, इधर 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 अपने दिखाता है। बाद में एक लड़के को देखेगा, वो कहेगा ये लड़का, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? हमारी मॉडर्न फैंस की फैक्ट्री है, हमारा फला काम है, मेरे पिताजी मिनिस्टर हैं। वो समझता है तू बॉडी बनाना चाहता है कि हाँ मेरे जैसी या अपनी जैसी? बोले जी आप जैसी। अब वो उसको गुर बताता है। आप में कोई बता सकता है आजकल क्या गुर बताया जाता है? जहाँ बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं, जहाँ सेहत बनाने के लिए जाते हैं, जब ऐसे लोग डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आते हैं तो इसको गंदा गुर बता के जाता है, जो बाद में उसका फ़ायदा नहीं करता, उसका नुकसान करता है। आप में से कोई बता सकता है क्या करते हैं? हाँ बोलिए। वो ज़रा माइक वाले कहाँ हैं अपने? हाँ जी, हाँ बोलिए। दवाई दिलवाता है, स्टेरॉइड दिलाता है, और स्टेरॉइड खाने के बाद उसके कुछ मसल तो बन जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? उसको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। ये बात किस किस ने सुन रखी है पहले से? मेरे से नहीं, पहले से जिन्होंने सुन रखी थी, बहुत लोगों ने से। पर किसी ने ऐसा भी कोई सुना, स्वयं देखा कि लड़का जाता था, स्टेरॉइड लिया, लेना शुरू किया, बाद में उसका बहुत बुरा हाल हो गया? ऐसा किसी ने देखा हो तो? आप कहाँ देखते हो भाई साहब? उधर दो, तुरंत देखो, माइक दो। ये नहीं कर पाएंगे, आप ही करो संदीप जी, उनको दीजिए। हाँ बोलिए। सबसे पहले उनसे पीछे वाले ने खड़ा किया था। हाँ थोड़ा शॉर्ट में बोलना। हाँ जी सर, टीवी पे देखा था जी, पूरा न्यूज में आया था, उसका पूरा शरीर बेकार हो गया, मैं कमजोर हो गया, और अभी भी मैं हॉस्पिटलाइज है। बहुत अच्छा है, आगे दीजिए इनको, अपना परिचय भी करा दीजिए। देवेंद्र कुमार हूँ, विदिशा जिले से हूँ, नगर संयोजक का दायित्व है। मेरा परम मित्र था जिससे मैं भी जिम करा करता था, उसने ये सप्लीमेंट्री जो चलती है मार्केट में, दवा प्रोटेक्शन, इस प्रकार से उसने दवाई ली थी, उसको उससे कैंसर हो गया था और उसकी कुछ साल पहले डेथ हो गई। जी, और भी किसी ने ऐसा देखा है क्या? हाँ इनका हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब का। जी भाई साहब, दीपक दुबे, विभाग संयोजक भोपाल से। भाई साहब, हमारे पड़ोस में 18 साल का बालक था और वो भोपाल में ही एक जिम जाता था। उससे शुरू में बड़ा एक शौक लगा कि मेरे को बॉडी बनानी है। जिम ट्रेनर से बात करी, उसने एक सप्लीमेंट फूड और साथ में एक स्टेरॉइड। ये शब्द जरा ध्यान सुना, सप्लीमेंट बोलते हैं उसको। सप्लीमेंट बोलते हैं वो। हाँ। साथ में दोनों दिया, काफी दिन लिया। 1 साल बाद जब उसने जिम छोड़ दिया, उसके बाद उसके पेट में भयंकर बीमारी हो गई और अभी भी वो जूझ रहा है उस बीमारी से, और डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका अभी इलाज नहीं है। धन्यवाद। जी जी, आपने बोलना। हाँ, अपना नाम बता दें। मैं नरसिंह रावत, जिला होशंगाबाद, तहसील पिपरिया से।
नगर संयोजक का दायित्व है स्वदेशी जागरण मंच में। मैं खुद भी एक्सरसाइज कर चुका हूँ, बॉडी बिल्डिंग कर चुका हूँ, और जैसे बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्स से, तो सप्लीमेंट्स तो अपने नेचुरल डाइट में भी रहते हैं, और जो स्टेरॉइड लेने का बोलते हैं, स्टेरॉइड तो नहीं लिया, बाकी सप्लीमेंट्स तो इतना नुकसान नहीं करते, मतलब ना नुकसानदायक होते। जैसे अपन कहते हैं प्रोटीन ले रहे हैं, तो प्रोटीन तो अपने गेहूं में भी होता है, 100 ग्राम प्रोटीन में 100 ग्राम गेहूं में 10 ग्राम प्रोटीन होता है, जो दूध लेते हैं उसमें प्रोटीन होता है। तो कोशिश ये करना चाहिए, अपन जो एक्सरसाइज करते हैं, प्रोटीन सब मतलब अपने मसल्स बने प्रोटीन से ही, तो प्रोटीन जो लेना चाहिए, जैसे जो भी डाइट है, और भी कई चीज़ें, विटामिन भी लगेंगे अपने बॉडी में, कैल्शियम भी लगेगा, सारी चीज़ें लगेंगी। तो नेचुरल डाइट से ज़्यादा लें तो ज़्यादा ठीक है। जैसे ये जो दवाइयाँ ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक, इनकी बात दोनों तरफ कही है तो ताली बजाने लायक है। तो साथियों, गया तो था शरीर का क्या करने, विकास करने के लिए, होगा क्या, विनाश, जल्दबाजी के इन कंपनियों के चक्कर के अंदर। ऐसे ही हर पुरुष ताकतवर दिखना चाहता है, हर महिला सुंदर दिखना चाहती है, दिखना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर अलग अलग प्रकार के, थोड़ा काला से गोरा होने के लिए कई जो ब्यूटी पार्लर है उस पे क्या लगाते हैं, ब्लीच लगाना शुरू करते हैं। सुना होगा ऐसा, ब्लीच, उसको भाप देते हैं, उसके ऊपर वो लगाते हैं बाकी चीज़ें। कुछ लोग ऐसी विदेशी क्रीमें बहुत अच्छी है ऐसा करके, केमिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, और थोड़े दिनों के बाद फिर ऐसा हो जाता है कि चेहरे के ऊपर अगर वो नहीं लगाएंगे तो अंदर के क्या दिखना शुरू हो जाते हैं, दाग निशान। बाल काले रहें उसके लिए केमिकल लगाना शुरू करते हैं, और थोड़े दिन के बाद क्या हो जाते हैं, बाल काले होते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। पुरुषों के भी होते हैं, महिलाओं के भी होते हैं। ऐसा ब्यूटी पार्लर नहीं रहता है, बल्कि ब्यूटी को समाप्त करने वाला बन जाता है। ऐसा भी सुना है क्या, ऐसा होता है क्या? जिनको लगता है बहनों को हाँ होता है, वो हाथ खड़ा करें कि हाँ ऐसा। क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा, सभी का अभिनंदन। जी, अपना नाम बता दीजिए। सीमा भारद्वाज, महानगर प्रमुख भोपाल से। इस पे मैंने 30 वर्षों से काम किया है। मैंने दिल्ली में सबसे पहले इसकी शुरुआत करी और बहनों को देखा कि उनके चेहरे पे, और जो हम जम्मू कश्मीर में भी रहते थे तो वहाँ पे क्या होता है कि ठंड में बहुत ठंड और गर्मियों में इतनी तेज़ धूप होती है कि उनको टैनिंग हो जाती है। अब मेरा जो बायो सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री मेरा ऑर्गेनिक स्पेशल है, तो मैंने कभी भी नौकरी को प्रायोरिटी में नहीं रखा। मैंने सोचा हम ऐसा कुछ काम करें कि जिससे क्या हो, हमें पार्लर नहीं जाना पड़े। और आज की तारीख है कि मेरे जीवन में मैं 55 साल की हूँ, मैंने कभी भी पार्लर का मुंह नहीं देखा। मैंने उन महिलाओं को बोला दिल्ली में कि मैं आयुर्वेदिक और स्वदेशी जो क्रीम बनती है, एलोवेरा और कैलेंडुला, मैं जाती थी, मॉल में जाती थी, उनके सब्स्टिट्यूट पता करती थी कि हम कम रुपए में कौन सी अच्छी क्रीम ला सकते हैं, हम बालों के लिए ऐसा क्या लगा सकते हैं जिससे कि हमको कलरिंग नहीं करा। उनका मैंने लॉरेल और वो जितने भी प्रकार के ब्रांडेड इस तरह से कलरिंग के लाती थी, उनकी एवज में मैं अपनी प्रयोग करी हुई जड़ी बूटियों से निर्मित हीना उनको लगाती थी। वो संडे का दिन होता था कि मुझे 2-3 दिन के लिए उनके लिए मटेरियल बना के उनको पूरे परिवार के लिए ले जाती थी। फिर मैंने वहाँ पे काम किया फेस पैक के लिए। अब मैं आज की तारीख में अभी केक ही लाई हूँ आज इस बार अभी दिखाने के लिए, और मैं इस पर 30 सालों से काम कर रही हूँ। अपने मंदिर में जो पुष्प होते हैं भगवान जी के, चाहे वो गेंदे के हो, गुलाब के हो, उनको मैं क्या करती हूँ अपने घर में संतरे के छिलके हुए, अभी मैं बाकी फॉर्मूला नहीं बताऊंगी पर मैं इसमें अपने आत्मनिर्भर चीज़ों को बनाने के लिए भी अब ये फॉर्मूला मैं जरूर दे दूंगी, क्योंकि ये मेरी तपस्या है और मैंने इससे 30 वर्षों से काम किया है। और ये पैक मैं ऐसा बनाती हूँ कि इसमें कोई भी बाबा रामदेव जी के जब नहीं आए थे उसके पहले से मैं इसमें बनाती हूँ। और ये प्रोडक्ट में मेरी काम वाली जो बाई है, अमीर घराने की कोई हो या कोई पुरुष भी हो, कोई भी हो, उसको आप लगा लीजिए। कोरोना नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए उसमें वो सारी औषधियाँ मैंने डाली और उसकी कीमत भी इतनी कम रखी है
और ताकि वो सबके लिए अफोर्डेबल प्राइस हो और आप उसको लगाइए। अगर नहीं भी लगाएंगे तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होना है, क्योंकि अमोनिया जैसा भैया जी भी बताए थे, ऑलरेडी भैया जी बताए थे कि हमारे जो सब जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं चेहरे पे लगाने के लिए, इस पर मेरी काफ़ी रिसर्च है, मैं इसके बारे में काफ़ी पढ़ती हूँ और वही सब चीज़ें बनाती हूँ कि उसमें अमोनिया होता है, ये ब्लीच होता है, ये हमारे सब चीज़ों को इतना बेकार कर देता है कि आप उसके बिना एडिक्ट हो जाते हो कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाते। तो हमारे सारे प्रोडक्ट में मैं वो जड़ी बूटियाँ निर्मित अपने सौंदर्य प्रोडक्ट बनाती हूँ, खुद बनाती हूँ। मेरी 4 से 5 मिक्सर इस चक्कर में खराब भी हो गई है और मैं अभी बारिश के पहले ही सारी चीज़ें स्टोर करके रख लेती हूँ और उसमें उन सब चीज़ों का पल्सेस का, ताकि आपकी स्किन टाइट रहे। अब आपको टैनिंग हो रही है तो उसमें मैं आंवला है, आपका संतरे का छिलका है, इन सब का प्रयोग करती हूँ। खुशबू मेंटेन रहे तो चंदन डालती हूँ, तो ऐसी चीजें बनाती हूँ। वो बोले सारा मत बता दो, नहीं तो फिर जी बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए उसको। तो आप ये मोटी बात समझ गए कि सुंदरता के नाम पर कुरूपता आती है, स्वास्थ्य के नाम पर सेहत खराब होती है। ऐसा बोलते हैं कि एक बार शेख सादी नाम का एक लेखक था, उसने छोटी सी कहानी लिखी। एक बार सुंदरता और कुरूपता दोनों नदी में स्नान करने गई और जो कुरूपता थी, कुरूपता मेरे बेशक्ल जो थी, वो जल्दी जल्दी निकल करके और सुंदरता के कपड़े पहन करके भाग गई। और जो कुरूपता थी, सुंदरता थी, वो जब बाहर निकली तो कपड़े गंदे थे, वो पहने नहीं, तो इसलिए सुंदरता गायब हो गई और सब जगह सुंदरता के नाम पर क्या है, कुरूपता घूमती रहती है। इसलिए कपड़े देख करके, लेबल देख करके, कंपनी का नाम देख करके जो लोग खरीदते हैं तो वो विकास असली क्या है ये कभी समझ नहीं पाएंगे। देश में 2 महापुरुष हुए हैं, किसी को बुरा न लगे, एक हुए गांधी और एक हुए नेहरू। तो नेहरू जो थे वो उनका मॉडल अलग था और गांधी जी का मॉडल अलग था। आज़ादी के बाद किन का मॉडल चला, गांधी जी का चला या नेहरू जी का चला? कि जो पंचवर्षीय योजना, ये दूसरा मॉडल है, ये वो देसी मॉडल नहीं है। गांधी जी रहते तो बोले जितने भी गांव-गांव के अंदर तालाब हैं उनको बढ़िया बनाओ, उसमें मछलियां भी रहती। गांधी जी कहते कि इन तालाब को साफ करो तो पशुओं को भी पानी मिलता रहता है और सारे बच्चे क्या बन जाते, एथलीट बन जाते, स्विमर बन जाते। लेकिन नेहरू जी ने, उनको तालाब पसंद नहीं थे, उनको कुएं पसंद नहीं थे। वो किस देश को देख के आए थे? रशिया को देख के आए थे। वहाँ एकदम विकास हुआ था, लेकिन ये उनको पता नहीं था कि मेरे जाने के बाद इस रशिया का भी विनाश होना है। तो उन्होंने देश पे कौन सा मॉडल थापा? साम्यवादी रशियन मॉडल। वहाँ क्या बोलता है? बिग इज बेटर। जितना बड़ा होगा, बड़ा बांध बनाओ, बांध टूटने लग गए। बड़ी नहरें बनाओ, नहरें नहीं बनानी चाहिए ऐसी बात नहीं, लेकिन नदियाँ ख़त्म होती रहें, नदियाँ गंदी होती रहें और नहरें बनती रहें। तो नहर कभी अपने आप को साफ नहीं कर सकती, लेकिन नदी साफ कर सकती है। जहाँ नदी होती है तो वहाँ 4-5 किलोमीटर के अंदर दाएं बाएं कई प्रकार के पौधे उगते रहते हैं, लेकिन नहर के किनारे पौधा नहीं उगेगा। उसमें कई प्रकार के जीव रहेंगे, आसपास पलेंगे, लेकिन नहर में नहीं पल पाया। तो नेहरू का मॉडल कौन सा था? नहर का। गांधी जी का मॉडल कौन सा था? नदी का। नेहरू जी का मॉडल कौन था? टूटी का। और गांधी जी का कौन सा मॉडल था? नीचे से पानी निकला जिसको कुआं बोलते हैं। जब पाइप में जाता है पानी
तो ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी भी कैसा निकलता है? गर्म। और जब ज़्यादा सर्दी होती है तो कैसा निकलता है? ठंडा। हमको कौन सा चाहिए होता है? सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। और अगर आप कुएं से लेते हैं तो जितनी सर्दी होगी पानी गर्म रहेगा, जितनी गर्मी होगी पानी। आज जो इतना बड़ा संकट, अगर उस समय ऐसा बोलते हैं कि सरदार पटेल वो किसका भगत था? वो गांधी जी का भगत था। वो सरलता की पुजारी थी सरदार पटेल। अब ये कोई किसी पर टिप्पणी नहीं है, हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने वेस्टर्न मॉडल को अपना लिया, पश्चिमी मॉडल को अपना लिया और भारत को छोड़ दिया। भारत उल्टी तरफ चल पड़ा और आज जो पानी का संकट दिखाई दे रहा है, ये कभी संकट नहीं होता अगर हमारा विकास का मॉडल गांधीयन रहा होता। गांधी जी क्या चाहते थे? गांव होने चाहिए कि शहर होने चाहिए? और नेहरू जी क्या चाहते थे? शहर। अब ज़्यादा शहर बन गए या गांव बन गए? शहर बनते जा रहे हैं। 40% आबादी शहरों में आ चुकी है और शहर क्या बन गया? कचरे के ढेर बन गए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि शहर नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ भी पुरियाँ थी और ये जो अयोध्या है ये कोई गांव नहीं था, ये शहर ही था। लेकिन ये तीर्थ स्थान जो होते थे ये पुरियाँ होती थी, ये शहर होते थे। बाकी जगह भैया बार बार काहे को उठ रहे होते रहे? सुनो भाई साहब, आप लोग काहे को इतना करते हो? जहाँ कोई बैठेगा बैठ जाएगा, भाई बहन कोई दिक्कत नहीं है। एक के आने पर सारा आप लोग हलचल मचा देते हैं सबसे। तो विषय को सुनिए। ये विषय ऐसा है कि हमारा जीवन बदल सकता है। ये विषय ऐसा है कि जहाँ हम रहते हैं हमारा गांव बदल सकता है। ये विषय ऐसा है कि हमारी दृष्टिकोण बदल सकता है। विवेकानंद जी ने कुछ और नहीं कहा था। विवेकानंद जी ने कहा था, लोग खड़े थे, उन्होंने कहा गोलदारे में खड़े थे, बोले हमको, आप तो विदेश में भी घूम के आए हो और आप भारत को भी जानते हो, आप रामकृष्ण परमहंस को भी जानते हो और दुनिया भर की संस्कृतियों को आप देख कर के आए हो, हमको फ़र्क बताओ। तो उसने कहा फ़र्क देखिए, आप जहाँ खड़े हैं उससे मुंह मोड़ लीजिए, मुंह मोड़ लीजिए और अब 50 की संख्या तक गिनते जाना, चलते जाना। और 1 2 3 1 2 3 50 जब गए तो कहाँ पहुँच गए? कोई किसी को देख ही नहीं पा रहा था। अरे बोले इतना प्रयत्न किया और फिर भी बिखर गए। अब बोले दिशा उल्टी कर लो, मुंह अंदर कर लो, अब जो है 75 कदम चलो। तो सबके एक के हाथ में एक का हाथ आ गया, सब आपस में मिल गए। ये दृष्टिकोण बदलना है। हमको नेहरू जी ने जिस रास्ते पे डाला वो कौन सा था? आगे उल्टा चला जा रहा था। और गांधी जी जिधर कह रहे थे वो अंदर चला जा रहा था। विवेकानंद उसी के प्रतीक थे। आपने ये कहाँ से सुन लिया कि हमको ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए? ये गलत सुना है। विवेकानंद क्या कहते थे? विवेकानंद कहते थे अरे नहीं, 4 वर्ण हमारे आश्रम हैं। कौन कौन से? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, बोलते जाइए, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। इसमें कमाने वाला कौन सा है? विद्यार्थी को कमाना चाहिए क्या? नहीं। वानप्रस्थ को कमाना चाहिए क्या? नहीं। सन्यासी को कमाना चाहिए? नहीं। बेशक आजकल सन्यासी कमा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सन्यासी को नहीं कहते थे। तो विवेकानंद कहते हैं कि 4 वर्णों में कमाने का काम किसके पास है? एक गृहस्थी के पास है। अरे वो भी लेट उठे और सारा दिन पूजा पाठ करता रहे तो ये चारों जो आश्रम हैं ये नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गृहस्थी का सारा दिन परिश्रम करना, सारा दिन आंखों के ऑपरेशन करना, पर ये ध्यान रखना ये सारा पैसा मेरे लिए नहीं है,
जो कमाई करूँगा किसके लिए है? ये बाकी लोगों के लिए है। तो उन्होंने कहा कि वो जो ऑपरेशन कर रहा होगा, वो जो वकालत कर रहा होगा, वो जो कॉलेज में पढ़ा रहा होगा, वो भी उतना ही पुण्य मिलेगा कि जितना सन्यासी को मिलता है। इसलिए साथियों, भेज दिया उसका, हम लोग इस पर ध्यान दें, दृष्टिकोण बदलें। भारतीय दृष्टिकोण ये थर्ड वे के नाते बताया था। देखिए, समय है कम, थोड़ा पहले का समय निकल गया। आप जिसको बोलते हैं थोड़े में कई बार अच्छा है, जल्दी समझ में आ जाता है, लंबी बात कहने से परेशान भी हो जाता है। एक रास्ता नेहरू जी ने बताया था और एक रास्ता पहले राजीव गांधी ने, मनमोहन सिंह ने बताया, उन्होंने उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि सब चीज़ प्राइवेटाइज कर दो। पहले था सब सरकार चलाए, फैक्ट्रियाँ कौन चलाएगी? सरकार। टाटा की 3 पीढ़ियाँ मांगती रह गई कि हमको कार बनाने का लाइसेंस दो। अरे आप काहे को बनाते हो? ये सरकार बनाएगी, सरकार बनाएगी, या विदेशों से ले आएंगे, वहाँ से सस्ता मिलता है, वहाँ से ले आएंगे, और इसलिए उनको दिया नहीं है। अगर कोई ज़्यादा भारत में, खंडेलवाल जी को तो ध्यान में होगा, कोई ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेता था तो सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी, पूछती थी ये क्यों ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। धीरे धीरे हमने विदेशों को मंगाना शुरू किया और 1991 के अंदर आकर के, तो जिसको पूंजीवादी मॉडल कह करके, और अमेरिका का हमने नकल करने शुरू कर दी। पहले किसकी नकल कर रहे थे हम? रशिया की। फिर किसकी करनी शुरू कर दी? रशिया 91 में गायब। बहुत बुरी हालत हो गई। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो रशिया टूट करके कई टुकड़े हो गया। आप जानते हैं ये जो वुडलैंड का जूता है, वुडलैंड का जूता स्वदेशी है या विदेशी है? वो जो मानते हैं कि स्वदेशी है हाथ खड़ा करो, और जो मानते हैं विदेशी है वुडलैंड, वो हाथ खड़ा करो। तो वुडलैंड ये जो बाद में खड़े किए गलत है, जो खड़ा पहले वाले में किसी ने किया नहीं, वो स्वदेशी है। पर आप जो कह रहे हो वो भी सही कह रहे हो, पहले ये विदेशी था। ये रशिया में कंपनी थी, और रशिया के जब टुकड़े हो गए तो हमारे सरदार अवतार सिंह जी थे नोएडा के, इन्होंने बहुत पैसा लेना था। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब पैसा तो देने को है नहीं है, आप ये कंपनी ले जाओ। तो ये अवतार सिंह ने कंपनी ले ली। अब ये स्वदेशी है, ये रशिया के टूटने के बाद हो गया। और अमेरिका का जो टूटा, वो टूटा 2007 के अंदर, जब वहाँ आपने सुना था कि जो 118 साल पुराना बैंक था वही ख़त्म हो गया। जो वहाँ पर एक एजेंसी थी वो बताती थी ये एजेंसी कितने साल चलेगी। खंडेलवाल जी के पास ले आए, आप ज़रा बताइए, तो ये कहता था ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है। वो कंपनियों को बताता था। ऐसी जो सबसे बढ़िया कंपनी, रेटिंग एजेंसी कंपनी थी, उस बीच में वही ध्वस्त हो गई। तो ऐसे समय में लोगों को लगा कि नहीं, ये मॉडल भी गलत है, न वो मॉडल न वो मॉडल। दुर्भाग्य है हमने भारत का मॉडल नहीं अपनाया। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे वो मॉडल नहीं अपनाया, जो विवेकानंद कहते थे वो मॉडल नहीं अपनाया। जो मॉडल हमको लाल बाल पाल कहते थे, हमने वो मॉडल नहीं अपनाया, हमने विदेशी मॉडल अपनाया। साथियों, अब एक और संकट आ गया, रशिया का मॉडल भी फेल और दूसरा अमेरिका का मॉडल भी फेल। परसों की रिपोर्ट है कि 3 अमेरिकी आदमी इतने एसी चलाते हैं, उनके शौचालय में भी एसी, माने ब्लोअर लगा होता है, गर्मियों में एसी लगा होगा, उनकी गैराज में भी एसी लगा होगा, और इतने प्रकार के केमिकल प्रयोग करते हैं। तो 3 अमेरिकी आदमी इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि चौथा आदमी मर जाए, इतना ज़्यादा वहाँ पर जो है वो नुकसान करते हैं प्रकृति का। साथियों, इसलिए
मैं जुड़ जाऊंगा अपने आप, ठीक है, मुझे ध्यान में है ये मॉडल नहीं चाहिए। अब अचानक हमारे देखना तो बाहर ही है, अंदर नहीं देखना। ना किसी ने विवेकानंद को पढ़ा, अरे भारत के अंदर इतना अच्छा लोहा बनता था कि आज सैकड़ों साल पुराना दिल्ली के अंदर लोह स्तंभ है, उस पर जंग नहीं लगा। तो हमने उस विद्या को नहीं देखा, हमने बाहर की विद्या को देखना शुरू किया। हमारे शास्त्रों के अंदर किस प्रकार की चीज़ें लिखी थी, हमने बाहर की नकल की। तो एक व्यक्ति आया डॉक्टर साहब के पास, बोले डॉक्टर साहब मेरा जल्दी इलाज करो। अरे क्या हुआ? बोले कि मेरा जो है वो नाक जल गया है, कान जल गया है। तो बोले यार कान कैसे जल गया? बोले डॉक्टर साहब बड़ी शर्म आ रही है। उस समय टेलीफोन होते थे दूसरे ज़मीन पे रखे। अरे बोले मैं कपड़े प्रेस कर रहा था, एक पागल आदमी था, वो बार बार घंटी बजाया था। गुस्से में मैंने टेलीफोन उठाने की बजाय गुस्से में प्रेस कोई कहा हेलो, और हेलो करते ही मेरा कान जल गया। तो बोले कि वो तो समझ में आ गया, ये दूसरा कान जला। अरे वो बेवकूफ़ फिर दोबारा बजा दिया, तो इधर तो लग नहीं सकता था, मैंने इधर लगा ली प्रेस, तो दूसरा भी कान जल गया। साथियों अब हमारा तीसरा भी जलने वाला है। ये कान भी जला है रशिया को देख करके, बिग इज़ बेटर। ये जला है अमेरिका को देख करके। अभी हम पीछे पड़ गए चाइना के। तो चाइना बहुत बढ़िया है, सारे जो हमारे बड़े बड़े लोग थे वो चाइना जाने लगे, वो कैसा कर रहा है, वो कैसा कर रहा है। तो बोले उन्होंने एक बड़े बड़े इकोनॉमिक जोन बनाते हैं। अरे चाइना ने 6 इकोनॉमिक जोन बनाए, यहाँ 650 इकोनॉमिक जोन बना दिए भारत में आकर के। और एकदम से उसी मॉडल के अंदर ये नहीं देखा कि चाइना के अंदर भी किस प्रकार की बाढ़ आने वाली है। और ये जो कोरोना पैदा कर रहा है, ये कौन पैदा कर रहा है? ये चाइना ही पैदा कर रहा है। और वहाँ के लोगों का हमने ये हाल नहीं देखा, हमने तो ये देखा कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, किस कीमत पर हो रही है। अरे साथियों 1 लाख नौजवान जहाँ बैठा हो, और ऐसा कहते हैं कि 1 लाख के 1 लाख के ऊपर उन्होंने टैंक चला करके उनको समाप्त कर दिया। वहाँ का एक लेखक कहता है कि जिन नौजवानों को जीना था वो मर गए, और जिन बूढ़ों को मरना था वो उनको मार रहे हैं। ऐसा जो मॉडल है वो चाइना का है। क्या हम चाहते हैं? अब क्या है कि इधर भी हमने प्रेस लगा ली, अब इधर भी प्रेस लगा ली, अब हम चाइना वाली प्रेस नाक पे लगाएंगे और सूंघेंगे, वो हालत ना हो। ठेकड़ी जी ने कहा 3rd वे। साथियों अब संक्षेप में आपको 6 बातें बोल देता हूँ। हर बार टच स्टोन लगाया। स्वदेशी मॉडल कौन सा, विदेशी का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर सब काम केंद्रीकृत हो रहे हैं तो ये विदेशी मॉडल है, और सब काम डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, विकेंद्रित हो रहे हैं, तो ये कौन सा मॉडल है? भारत का मॉडल है। अगर सब पानी एक ही जगह से आ रहा है तो ये कौन सा मॉडल है? ये विदेशी मॉडल है। जिस दिन लाइट जाएगी सारा शहर भूखा मरेगा, और जगह जगह पर कुएं भी साथ चल रहे हैं, हैंडपम्प भी साथ चल रहे हैं। तो लाइट जाए चाहे ना जाए तो भूखे मरने की, प्यासे मरने की नौबत नहीं है। ये भारतीय मॉडल है। सारी दुनिया के अंदर अरे रोटी खाने के बाद रोटी भी एक ही चीज़ की खाई जाती है, किसकी? गेहूं की। और आपने एक पुस्तक निकली है, कभी पढ़ना, इसकी जो एसिडिटी हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, इसके पीछे सारी दुनिया गेहूं खाई जा रही है, एक ही प्रकार की खाना खाई जा रही है, इसलिए हमारे विटामिन कम हो रहे हैं। भारत में क्या खाते थे? मंगलवार के दिन कोई कोदो खाता था, कोई वो व्रत रखते थे तो क्या खाते थे, जिसका वो हलवा भी बनता है, कुट्टू काट, इतने किस्म के, यानी ये 17 किस्म के मोटे अनाज बोलते हैं। और अब ये लग रहा है कि अगर आदमी को मल्टीविटामिन लेने हैं तो मल्टीविटामिन की गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है।
ये जो व्रत पे, त्यौहार पे, जो बदल बदल के, क्योंकि वो चीज़ें रोज़ खाने की नहीं थी, तो बोलते कि मंगलवार के मंगलवार खा लिया करो, महीने में एक बार खा लिया करो, कोई बोलते साल में एक खा लिया करो। और जिस दिन नया वर्ष होता था उस दिन क्या खाते थे? उस दिन हम नीम के पत्ते खाते हैं, फिर कभी निमोली भी खाते थे। ये सारा जो सिस्टम बना हुआ था, दवाइयाँ अपने आप आती थी। इसलिए अभी क्या है, सारी दुनिया के अंदर ठंडा पीना हो तो ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब पेप्सी कोला, लेकिन भारत के अंदर हर प्रदेश का अपना पेय था। आप जानते हैं, ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर लोग हैं, ये सुबह भेड़े लेके निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, लेकिन सुबह सुबह ये क्या पीते हैं? कभी आपने देखा है? क्या मैं तो रहा हूँ, यानी जिधर बहुत इलाका हिमाचल का है, मैंने वो बादाम, उसके अंदर यानी अखरोट, ये सब डील करके और एक बांस के अंदर और नमकीन ढंग से इस प्रकार से उसको पिचकारी की तरह बना बना करके, और फिर इसके 5, 7, 8, 10 कप पी लेते हैं। पूरे दिन की ऊँट की तरह छुट्टी है, उनकी शक्ति भी आ गई, उनके क्षेत्र में है। अरे जंगल में भेड़ लेके निकल गया तो खाना खाने कहाँ आएगा उसमें से? उनको कह गया कि तुम रुको, मैं खाना खा के आया हूँ मोटरसाइकिल पे, तो भेड़े भी खाना खाने के लिए चाइना में चली जाएंगी। इसलिए उनके आहार बना हुआ था। और इधर का आहार क्या था? यहाँ का अलग प्रकार का था। गर्मी के अंदर कितने प्रकार के थे, हर शहर में 25-25, 30-30 सोडा वाटर की कंपनियां होती थी। और अगर किसी का पेट दर्द होता था तो उसको कहता था कि वो जिंजर की बोतल दे दो। सुना है क्या जिंजर की बोतल? किस किस ने सुन रखी है? जिंजर की पीली बोतल हुआ करती थी, उसके अंदर अदरक का रस मिला के देते थे और वो तुरंत उसको बना के देता था। वो बोलता कि दर्द ज़्यादा है, थोड़ा और जिंजर डाल देता था। किसी को केले के रस की, किसी को आम के रस की, वहीं का वहीं सोडा वाटर फैक्ट्री रेडी पे लगी होती थी। हम कहाँ पीछे पड़ गए? कोका कोला। हम कहाँ पीछे पड़ गए? जिसके फार्मूले का पता नहीं। हम कहाँ पड़े गए? जिसके अंदर चीनी डली हुई है। हम कहाँ पड़े हुए? जिसके अंदर केमिकल पेस्टिसाइड डले हुए हैं। सुनीता नारायण ने प्रूव कर दिया था। हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो पूरी दुनिया रोटी खाने के बाद पचाने के लिए कोका कोला, पेप्सी कोला पीती है, लेकिन हर प्रदेश का खाना अलग है। अगर मैं कहूँ सारे देशवासियों को एक से कपड़े पहनने चाहिए, चल सकता है क्या? अरे कितनी गर्मी होती है और कितनी ठंड होती है, तो अलग अलग प्रदेश हैं। इसलिए डिसेंट्रलाइज है। नंबर 2, शहर आधारित नहीं, ग्राम आधारित। गांव रहेंगे, रोजगार बढ़ेगा। 3 चीज़ों के लिए लोग शहर आते हैं, कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए और दवाई के लिए। अगर ये तीनों चीज़ें गांधी बोलता था गांव के अंदर हो। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था पूरा यानी शहरी अब जो है वो फैसिलिटी आसपास के एरिया में 10-15 इलाका गाँव का बना दे। आजकल इसको संकुल योजना भी बोलते हैं। हमारे गांव खड़े हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो जाएगी। अभी फल बाहर से आ रहे हैं और फलों के अंदर 6 महीने में फल पहुंचेगा यहाँ पर, तो उसके ऊपर केमिकल लगाएंगे, प्रिजर्वेटिव लगाएंगे, उसके अंदर दवाइयाँ डालेंगे। अरे हमारे यहाँ का जो फल होगा वो सबसे श्रेष्ठ है हमारे लिए। उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। आप वृक्ष से स्वयं तोड़ सकते हैं। इसलिए नज़दीक का खाना, अलग अलग प्रकार का खाना, डिसेंट्रलाइज, गांव आधारित। एक कवि ने कहा है, अरे सांप तुम सभ्य हुए ना होंगे। ध्यान से सुनना, कवि सांप को बोल रहा है, अरे सांप तुम सभ्य हुए ना होंगे और तुमको शहरों में भी रहना ना आया। एक बात पूछूं, क्या उत्तर दोगे? अरे फिर ये डसना कहाँ से सीखा और ये जहर कहाँ से पाया? ये तो शहरी संस्कृति है, तुमने कहाँ से आ गई? इसलिए नगर का जीवन बहुत नगर नहीं बनने चाहिए, गाँव के अंदर ही फैसिलिटी बनेगी। तीसरा, गरीब को ध्यान करो। बाज़ार में जब लेने जाओ ना, आप ही देखिए, आपके 4 बच्चे हों,
एक की बहुत बड़ी फैक्ट्री साबुन की है, एक ने बीच में एक स्टोर चला रखा है, एक तीसरा है जो दुकान चलाता है, एक बेचारा विकलांग बच्चा था। बनता एक जगह है, वो अपनी रेहड़ी पर सामान लाता है और गली गली में बेचता है, साबुन ले लो, साबुन ले लो। थोड़ी देर के बाद उसकी टांग अकड़ जाती है, फिर वो टांग को सहलाता है, उसकी पत्नी आ जाती है, उसको थोड़ी चाय पिलाती है, फिर वो आगे चल पड़ता है। अब माँ से पूछा जाए उनकी कि माँ, ये साबुन जो चारों अलग अलग बिकते हैं या एक ही है बनते हैं? नहीं, बनते तो इकट्ठे हैं। बड़ा बेटा था, उसने बहुत बड़ा मल्टी जो बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो वहाँ नौकर चाकर एकदम ड्रेस डाले होते हैं। दूसरे वाला का छोटा, अरे ये रेहड़ी वाला है बेचारा, इसको भी तो कुछ करना है, ये गरीब है, ये रेहड़ी के ऊपर बेचता है। तो माँ से पूछा कि हमने साबुन लेना है, बता तेरे किस बेटे से लें, हमारी शादी के लिए मेहमान आएंगे तो हमने साबुन लेना है। माँ क्या बोलेगी? अमीर के कहेगी कि गरीब के कहेगी? बोलिए, गरीब को कहेगी कि नहीं कहेगी? हर माँ कहेगी कि नहीं? अरे साथियों, यही टूथपेस्ट छोटे से छोटे शहर के अंदर बिकता है। वो जो महिला बेचारी दातुन लेके बैठी है, उसके बेटे से उसने तुड़वाया, उसने पड़ोसी से तुड़वाया। अब घर में कोई नहीं है, इतना सा गट्ठर लेकर के, अरे सारा भी बिक जाएगा तो कितने का बिकेगा? 150 रुपये का बिकेगा। तो सबसे बढ़िया टूथपेस्ट कौन सा है? वो नीम का, जो ताज़ा दातुन लेके माँ बैठी है। जिसको ये दृष्टि आ गई तो फिर ये गवर्नमेंट की स्कीमें चलाने की जरूरत नहीं है, समाज का समाज ही संभाल लेगा। गांधी से पूछा था कोई योजना लागू करनी हो तो क्या करना चाहिए? गांधी जी ने कहा ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, आपने जो गरीब से गरीब आदमी देखा है उसका ध्यान करो। ये योजना उसको लाभ पहुंचाएगी तो उसको लागू कर दो, उसका लाभ नहीं पहुंचाएगी तो 10 बार सोचना। मैं एक मंत्री के पास, केंद्रीय मंत्री के पास बैठा था, वो वेट करवाने लगा, थोड़ा काम पड़ गया, मैं बाहर बैठा था, तो मैंने पीए से दोस्ती डाली। मैं कहा शर्मा जी? बोले हाँ। अचानक गांधी जी की किताब पढ़ रहा था, मैंने सोची ये मंत्री जी योजना कैसे बनाते हैं? मैं क्या, आपके मंत्री जी योजना कैसे बनाते हैं जब कोई सोचना हो? तो मुझे लगा कि वो कहेगा कि जो गरीब से गरीब आदमी, शर्मा जी बताओ आपने देखा? उसने ऐसा नहीं बताया, उसने कहा कि जो सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली फैक्ट्रियां हैं उनको फ़ोन करके पूछ लो कि उनको तकलीफ तो नहीं होगी, और सबसे ज़्यादा पैसा तो विदेशी कंपनियां देती हैं, पहले उनको पूछ लो कि अगर उनको तकलीफ होगी तो चंदा कौन देगा। गांधी जी का जंतर ये नहीं है। इसलिए मोदी जी जब सोचते हैं तो सबसे पहले उनके कौन रहता है? अरे सबसे सामान्य घर वाली तो उनकी माँ है। उस माँ ने घरों के अंदर बर्तन साफ किए हैं तो उनको ध्यान में क्या रहता है? ये जो बर्तन मांजने वाली हैं, ये जो घर में कपड़े धोने वाली हैं, ये मेरी माँ बराबर है, इनको लाभ मिलेगा। इसलिए जब कोरोना के बाद उन्होंने कहा कि हम किस चीज़ के लिए वोकल हों, बड़ी कंपनियों के लिए वोकल नहीं हों, हम लोकल के लिए वोकल हों और हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। इसलिए फिर से चीज़ें वापस आने लगी हैं। तो पहला विकेंद्रित, नंबर 2 ग्राम आधारित, नंबर 3 रोजगार आधारित। अगर विकास हो, रोजगार ना बढ़े तो किसी काम का नहीं। चौथी बात, पर्यावरण प्रेमी हो। 5वीं बात, गरीबों का हित हो। और छठी बात सबसे मजबूत है, इससे लोक परलोक सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? अरे साथियों, जो नहीं बोलते वो कौन है भला? पक्षी है, छोटी छोटी मधुमक्खियाँ हैं, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। आपसे भी निवेदन है, जब बाज़ार में जाओ ना तो बड़ी दुकान मत देखो। अमरूद लेने हैं तो अमरूद दुकान वाले नहीं उगाए हैं, अमरूद तो वृक्ष पे उगे हैं। वो जो थोड़ी सी महिला 10 अमरूद लेकर के बैठी है, वो भी ताजी लाई है। माँ ये कहाँ से लाई है?
अरे हमारे घर में एक अमरूद का पौधा लगा हुआ है, अब ये बिक जाएंगे तो मैं अपनी दवाई भी ले लूँगी, सारे दे दो। आपने एक पुण्य किया और उसके बाद मंदिर न भी गए तो ये खरीदारी भी आपका मंदिर जाने लगे। ऐसे ही रोजगार पैदा करने के लिए लोगों के काम किया, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए भारत को अब ये शुक्र है कि मोदी जी जैसा व्यक्ति एक अच्छा आ गया, थोड़ा गरीब के बारे में सोचने लगा, रोजगार के बारे में सोचने लगा, और चाइना का माल कितना कम कर दिया उसके बारे में सोचने लगा। और उसने 100 आइटम आर्मी की कही कि ये आइटम किसी दुनिया के देश से नहीं मंगानी है, ये बनेगी तो भारत में बनेगी और भारत से विदेश में जाने चली जाएगी। ये विकास का मॉडल, ऐसा बोलते हैं, क्षमा करना, कि महाराणा प्रताप के दादा के बाद महाराणा प्रताप में वो अंश आए, बीच में उनके पिताजी ने अगर वैसा जीवन किया होता तो राजस्थान के अंदर कभी मुस्लिमों का शासन नहीं आता। ऐसा ही लगता है कि हमारे शास्त्री जी और गांधी जी के बाद अब स्वदेशी मॉडल और विकसित हो रहा है, पर ये सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं होगा, हम सब ने भी इसके लिए करना है। और आज सौभाग्य से हमारे बीच में प्रद्युम्न सिंह जी भी आए हुए हैं और हम इनसे, ये पहले भी ऐसे सोचते हैं, और इनके साथी सहयोगी खंडेलवाल जी भी हैं, वो भी शुद्ध स्वदेशी हैं। और हम सबसे निवेदन करेंगे, और कोर्ट में भी जहाँ जरूरत पड़े तो हमारे प्रशांत जी काम करेंगे, और बच्चों को पढ़ाना पड़ा तो चंदेल जी काम करेंगे, और जो बच जाएगा हम सब मिलके काम करेंगे। ऐसा स्वदेशी मॉडल लाएंगे तो हम देश को बचाएंगे। अक्षय हमारी ऊर्जा होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। भारत माता की जय।